Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. From today, we are starting a new book. The book name is Contemporary India and Education. ये जो बुक है ये हमारा पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड में इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो और इस यूनिट में हमारे पास 4 यूनिट है और हम चारों यूनिट को पेपर एग्जाम से पहले ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यूनिट के नेम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है। आज हम अपना फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे और उस यूनिट में भी कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं। सब टॉपिक्स लाइक कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन हो गया, पॉलिसीज एक्ट्स आ गया, एडवांटेजेस आ गए, फंडामेंटल राइट्स आ गया, डीपीएसपीज आ गए, राइट आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन आ गया, ठीक है। तो जो छोटे टॉपिक होंगे उनको तो हम एक वीडियो में दो दो टॉपिक 3 टॉपिक कवर कर लेंगे, बट जो लॉन्ग टॉपिक होंगे हम उनको एक ही वीडियो में करेंगे, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आए, ठीक है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन एजुकेशन, ठीक है। अगर हम शिक्षा संवर्ती सूची में पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि सेंटर और स्टेट दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं। राज्य और जो केंद्र है दोनों ही मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिफोर 1976 एजुकेशन वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट। 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, बट अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1976 से पहले जो शिक्षा थी वो सिर्फ के सिर्फ राज्य सूची का ही विषय थी, बट 1976 के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके तहत जो हमारी शिक्षा है वो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन आकर संवर्ती सूची में शामिल हो गई, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, एजुकेशन वॉज शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट, शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। जैसा कि इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत में हम जो शिक्षा का स्तर है उसको समानता पे ला सके और उसमें गुणवत्ता यानी क्वालिटी ला सके। तो दिस इज द पर्पस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू शिक्षा को संवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। Move towards the second point, which is background why education shifted to concurrent status. Before 1976 education was completely under state government, but several problems were observed. 1976 से पहले शिक्षा पूरी तरह राज्य सरकारों के अधीन थी, लेकिन कई समस्याएं सामने आई। हमने पढ़ा कि 1976 में वो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन आई थी, बट उससे पहले वो राज्यों के पास थी। बट जो वो राज्य के पास थी ना, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो समस्याएं थी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, समानता का अभाव। प्रत्येक राज्य का अलग अलग पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और मानक थे। लाइक हर राज्य में स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रही है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, पंजाब में अलग स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा में अलग स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान में अलग है। तीनों में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है और तीनों ने अपनी अलग अलग बुक्स निकाल दी कि आपको ये पढ़ना है, अपना अलग अलग सिलेबस निकाल दिया। सो दिस विल मेक अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी डिफरेंस। सम स्टेट प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन वाइल अदर्स हैड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। गुणवत्ता में अंतर भी देखने को मिला। ऐसा होता है ना कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, वो चलो पढ़ाई करवा रही है बट एक अच्छे लेवल की कराए, तो हमें देखने को मिला कि जो कुछ स्टेट हैं वो तो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बट जो कुछ हैं उनकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उनके पास बहुत कम थी। जस्ट बिकॉज उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो बच्चों को अच्छी शिक्षाएं नहीं दे पा रहे थे। जैसे किसी के पास फंड्स ना होना, अच्छी नीतियाँ ना होना, या फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स नहीं होना जिसके थ्रू वो बच्चों को मोटिवेट कर सके टूवर्ड्स स्टडी, तो कहीं ना कहीं वो लैक उनमें हो रहा था। उसके बाद आता है नीड फॉर नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन नीडेड टू सपोर्ट नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता। शिक्षा को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए साधन बनाना आवश्यक था। हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा कि हमें जो शिक्षा है उसको संवर्ती सूची में शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद आता है अनइक्वल एक्सेस। सम स्टेट लेजेड बिहाइंड इन लिटरेसी एंड स्कूल एनरोलमेंट। असमान पहुंच।
कुछ राज्य साक्षरता और विद्यालय नामांकन में पीछे रह गए। जैसे कि कुछ राज्य जो बहुत ही ज़्यादा गरीब और पिछड़े थे, उनमें से उस राज्य का आंकड़ा अगर हम सामने निकाल के देखें तो हमने ये पाया कि स्कूल तो बहुत दूर की बात है, बच्चे जो थे उनको साक्षरता से हम क्या समझते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको लिखना बोलना पढ़ना तक नहीं आता हो। इवन में ये देखने को मिला कि राज्य में स्कूल चलो थोड़े बहुत हैं भी तो बट लेकिन बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा अनइक्वल एक्सेस वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद आता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। स्टेटस अलोन कुड नॉट मैनेज इंक्रीजिंग एजुकेशनल नीड्स। बढ़ती शैक्षिक आवश्यकताओं को केवल राज्य सरकारें संभाल नहीं पा रही थी। हम ये देखते हैं कि कोई राज्य बहुत छोटा है, कोई राज्य बहुत बड़ा है, तो जो कोई राज्य जो बड़ा है वहाँ की जनसंख्या भी तो ज़्यादा होगी, और फिर जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती थी तो जो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया। तो एक टाइम पे फील हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकेले जितने भी एजुकेशनल नीड्स हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से भी हमें वो शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद आता है देयरफॉर एजुकेशन वॉज शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन इक्वालिटी क्वालिटी एंड नेशनल प्लानिंग। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें राष्ट्रीय योजना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, जिससे कि समन्वय, समानता, गुणवत्ता और नेशनल प्लानिंग अच्छे से की जा सके। तो हमने जल्दी से जल्दी डिसीज़न उठाया और डिसीज़न मेकिंग प्लान किया, और 1976 में हमने जो हमारा एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव एंट्री 25 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन। समवर्ती सूची की प्रविष्ट 25 यानी एंट्री 25 की बात करें तो इसमें हमें ये शिक्षा के बारे में बताते हैं, और शिक्षा भी कैसे, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सक शिक्षा। ठीक है, हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है और मेडिकल के बारे में पता चलता है, कहाँ पे, एंट्री 25 में। देन वी हैव आर्टिकल 21A। इसमें बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी सरकार के द्वारा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, वो जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बिना एक भी रुपया दिए। आर्टिकल 45 बोलता है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। 45 जो प्रीमिलरी स्टेज पे बच्चा पढ़ाई करता है, स्टार्टिंग में LKG UKG नर्सरी फर्स्ट, वहाँ पे बच्चों की देखभाल करना और वहाँ के लिए शिक्षा का प्रावधान करना अनुच्छेद 45 यानी 45 में शामिल किया गया है। Then we have Article 46, promotion of education interest of SC/ST and weaker sections। SC/ST तथा कमज़ोर वर्गों को शिक्षा का सर्वाधिकार। अब ऐसा नहीं है कि जो अमीर है या फिर जिसके पास काइंड ऑफ रिसोर्सेज है वही यूज़ कर सकता है, नहीं, हमने ST/SC और कमज़ोर वर्गों के लिए भी कुछ रास्ते निकाले हुए हैं, कुछ प्रावधान किए हुए हैं जिसके थ्रू वो लोग भी शिक्षा को आसानी से पा सकते हैं, और ये सब अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41, राइट टू एजुकेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज। राज्य की क्षमता के अनुसार शिक्षा के अधिकार। ठीक है, जैसे अब राज्य छोटा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा के प्रावधान या फिर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और कोई राज्य बड़ा है जहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है तो उसके उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। उसके बाद आता है नीड फॉर इंक्लूडिंग एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। हमने बैकग्राउंड तो पढ़ लिया कि क्या था क्या नहीं था, बट ऐसी ज़रूरत क्या थी कि हमें जो एजुकेशन है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करने की नीड हुई। समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल करने की क्या आवश्यकता थी। तो पहला था यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी। पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना लागू करना। अलग अलग राज्य पैटर्न असमानता और भ्रम उत्पन्न करते थे। हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं एजुकेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी अनइक्वालिटी हमारे लिए लाता और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो ये था। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। नेशनल लेवल प्लानिंग हेल्प्स इम्प्रूव क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय स्तर की योजना से शिक्षा की गुणवत्ता और मानक सुधरते हैं। अनुसंधान निष्कर्षों का राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सकता है।
ठीक है। तो जैसे हमने अगर इमेजिन करते हैं, हमने जो शिक्षा का स्तर है वो सभी राज्यों में एक समान कर दिया, तो इससे क्या आएगा, हमारे सामने एजुकेशन का स्टैंडर्ड निकल कर आएगा। लाइक जो बच्चे हैं, हम देखेंगे कि सारे स्टेट में एक से पढ़ रहे हैं। तो देन वी हैव पॉइंट 3, एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन। शिक्षा राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देती है। केंद्र की भूमिका से राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और भावना बढ़ती है। तो जैसे कि अगर हमें यूनिटी चाहिए तो हमें उसके लिए सबको एक समान होना पड़ेगा। बट इंडिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हमारी कंट्री है, सब कुछ अलग अलग है हर स्टेट का। तो सब कुछ अलग होने के बावजूद हम एक चीज़ को तो इक्वल कर ही सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, एजुकेशन को इक्वल कर दिया ताकि कहीं तो हमारा लेवल मैच हो। उसके बाद आता है सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। केंद्र की भूमिका से राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा था कि अगर सेंट्रल रूल करेगा या फिर सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट अगर आया थोड़ा बहुत, तो हमारा जो राष्ट्रीय एकीकरण है, काइंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, वो बढ़ेगा। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, हमें ज़रूरत लगी 1976 के अमेंडमेंट एक्ट की। फिर आता है बेटर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। आवश्यक होने पर केंद्र राज्य के अक्षम निर्णयों को निरस्त कर सकता है। इसमें शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बढ़ता है। कई बार होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बट उस सिचुएशन में ये बोला गया है कि जो केंद्र है वो राज्य के निर्णयों को निरस्त कर सकता है। ठीक है। तो यही था कि जो सेंटर है वो हमेशा डायरेक्शन, सुपरविजन और लीडरशिप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। Then we have better implementation of education policies. Central guidance ensure effective implementation of policies. केंद्रीय मार्गदर्शन से नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होना। केवल राज्य सरकारें कई बार राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती है। देखो, इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट हमें पता लग रहा है कि सेंटर अगर अगर गाइड कर रही है ना, तो हमारा जो उससे काम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिला है और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने को देखते हुए मिला है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट है ना, उसको कई बार हमने लक्ष्य दिए हैं, वो ऐसा साबित हुआ है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई है। बट उसके बियॉन्ड हमने देखा कि जब सेंटर को ये काम दिया गया तो सेंटर ने सभी राज्यों से वो काम काइंड ऑफ डेडलाइन के अंदर करवा दिया। और इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हुआ पॉलिसीज़ का, और एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो भी एकदम टाइम से चला। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। शिक्षा सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करती है। सामाजिक न्याय के लिए समान शिक्षा आवश्यक है। इसमें वही बात की गई है कि अगर आप शिक्षा शिक्षा कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा हर समाज के कोने कोने तक जाएगी। सिंपल सी बात है, वहाँ पे समान अवसर दिए जाएंगे सारे नागरिकों को। किसी के भी अधिकार का हनन नहीं होगा और ना ही हम होने देंगे। सामाजिक न्याय के लिए समान शिक्षा आवश्यक है। अगर हमें हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जस्टिस चाहिए, तो उसके लिए हमें इक्वल एजुकेशन भी चाहिए होगा। सो ये पॉइंट 8 में बोला गया है। जब भी आंसर राइटिंग करना, कीप इन योर माइंड कि आपको ना कम से कम हेडिंग्स भी याद हो, जिससे कि आप खुद का ब्रीफ समरी करके लिख सको। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एडवांटेजेस देख लेते हैं, लाभ क्या क्या है समवर्ती सूची के। तो पहला है पाठ्यक्रम और पुस्तकों में समानता, यूनिफॉर्मिटी इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। हमने देखा कि हमें समानता देखने को मिली, बुक भी हमारी सेम हो गई और हमारा करिकुलम यानी काइंड ऑफ पूरे महीने का, साल का जो स्केड्यूल है वो भी सेम हो गया। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्मिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री। पहले तो हमने पढ़ लिया था कि करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक सेम हो गया, इसके बाद देखा कि पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हमें देखने को मिला है। पूरे देश की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी हमें इम्प्रूव होती हुई दिखी है। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, हमने जो योजनाएं बनाई थी शिक्षा को लेके वो भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। उसके बाद आता है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ा। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जैसे हमारा जो इंडिया है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो अगर इसमें एजुकेशन एक पॉइंट पे आके सबको बराबर के लेवल पे लेके आ रही है, तो उससे क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन तो बढ़ेगा ही। उसके बाद आता है अलाउज फ्लेक्सिबल फॉर स्टेट टू इनोवेट, राज्यों को नवाचार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है।
ऐसा नहीं कि किसी भी राज्य के ऊपर प्रेशर बना हुआ है दैट यू हैव टू फॉलो। तो वो एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल है, सबके लिए इजी टू अडॉप्ट है। तो उसके बाद आता है ग्रेटर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता। पहले होती थी कि स्टेट है, अगर उसको कोई भी नेशनल स्कीम शुरू स्टेट स्कीम शुरू करनी है या फिर कोई फंड चाहिए तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। बट अब क्या है, केंद्र के आने से वो जो फंड की प्रॉब्लम होने लग गई है या फिर जो पैसों की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो केंद्र आसानी से दे देता है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ्स, टीचर ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना। हम जैसे शिक्षक हैं तो शिक्षक अगर अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा करिकुलम और स्केड्यूल को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो ही तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे ना। तो इसके लिए कि वो कहीं पर लैक ना करे, बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशंस प्रोग्राम कराए गए, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, उनके लिए उनके साथ इवैल्यूएशन किया गया। देन वी हैव पॉइंट सेवन, जिसमें हम आते हैं हानियाँ चुनौतियाँ, डिसएडवांटेजेस। एवरीथिंग हैज़ टू परस्पेक्टिव, फर्स्ट द पॉजिटिव परस्पेक्टिव एंड सेकंड वी हैव नेगेटिव परस्पेक्टिव। पॉजिटिव तो पढ़ लिया, एडवांटेजेस तो पढ़ लिए क्या थे, थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें पहला है केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की संभावना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दो लोग या दो कोई भी साथ में काम करेंगे तो इट इज़ अ नेचुरल थिंग है, नेचुरल चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का डर बना रहता है कि कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। बट हमें पता है दे बोथ आर मेच्योर, दे बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एजुकेशन सिस्टम। सो ऐसा कभी होगा नहीं इन माई ओपिनियन। उसके बाद आता है डिले इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, नीतियों की क्रियान्वयन में देरी। कई बार पहले स्टेट क्या करता था, उसको कोई पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करानी होती थी वो कर देता था। बट अब क्या हो गया है, उसको अगर करना है तो उससे पहले वो सेंटर से पूछेगा। कई बार सेंटर कहीं और किसी काम में होता है तो वो रिप्लाई करने में थोड़ी सी देरी कर दे, तो इससे क्या होता है, नीतियों के क्रियान्वयन में भी देरी हमें देखने को मिली है। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल अफेक्ट्स ऑटोनॉमी, अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण से स्वायत्तता प्रभावित होती है। इसमें ये बोला गया है कि अगर आपको कोई ज़्यादा ही कंट्रोल करता है तो आपकी जो काइंड ऑफ अंदर से स्वतंत्रता होती है ना, तो आपको लगता है कि वो छिनने लग गई है। तो इसमें वही बोला गया है कि सेंट कहीं ऐसा ना हो कि सेंटर कुछ ज़्यादा ही ओवर रूल कर दे, जिसकी वजह से जो स्टेट है उसको बहुत ही घुटा घुटा सा महसूस होने लग जाए, उसको लगे कि उसकी ऑटोनॉमी, उसकी फ्रीडम ख़त्म हो रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अनइक्वल रिसोर्सेज कॉजेज इम्बैलेंस, संसाधनों की असमानता से असंतुलन उत्पन्न होता है। अब सेंटर को सारे स्टेट्स को देखना है तो कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है कि वो रिसोर्सेज को इक्वली सब में डिवाइड करने में अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद आता है स्टेट्स में ओवर डिपेंड ऑन सेंट्रल फंडिंग, राज्यों का केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो जाना। कई बार हमें देखने को मिला है कि पहले जैसे स्टेट 1976 से पहले खुद ही सब कुछ कर रहे थे, बट जब से सेंटर ने फंडिंग वगैरह का जिम्मा अपने ऊपर लिया तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव मेजर एजुकेशन स्कीम्स अंडर कॉन्करेंट स्टेटस। अगला टॉपिक है समवर्ती स्थिति के अंतर्गत प्रमुख शैक्षिक योजनाएं। अब कुछ पॉलिसीज़ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू जो कि हमारे एजुकेशन को प्रमोट करती है, तो वो देख लेते हैं हम क्या है। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, जो हमारी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन होती है इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। उसके बाद आता है समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल शिक्षा में सुधार, हमारे जो स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म है हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे इस पॉलिसी के थ्रू। फोर्थ पॉलिसी है मिड डे मील योजना, ये तो हम सब ने बहुत सुना और जाना भी है और कहीं ना कहीं हमने यूटिलाइज भी किया है। मिड डे मील योजना जिसमें पोषण और उपस्थिति बढ़ाना, मतलब कि गरीब बच्चे होते थे जो सरकारी स्कूल में जाते थे तो कई बार वो खाना लेके नहीं जाते थे, जिसकी वजह से भूखे रहते थे होता है। तो सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू करी, जिससे बच्चों की पोषण तो बढ़ ही रही है, वो आके खाना तो खा ही रहे, साथ में उनकी अटेंडेंस भी बढ़ रही है। तो ये जो स्कीम थी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव स्कीम हमें आज तक देखने को मिली है, मिड डे मील योजना।
उसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी आया है कुछ साल पहले, जिसमें व्यापक शैक्षिक सुधार की बात की गई है, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे एजुकेशन और रिफॉर्म और एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि जो केंद्र और राज्य है वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके चले। दीज आर द जस्ट मेन पॉइंट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी एंड आपके लिए भी थोड़ा समझना हेक्टिक हो जाएगा। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, 6 मेन पॉइंट्स हैं, बट आपको ऐसे ही नहीं लिखना, आपको इनको एक्सप्लेन करके लिखना है। शिक्षा के प्रभावी विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, प्लानिंग बढ़ेगी, योजना निर्माण होगा। मॉनिटरिंग यानी निगरानी में हेल्प करती है। फंडिंग वित्त व्यवस्था में हेल्प करती है। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, टीचर्स का भी फ़ायदा हुआ है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, हाउ टू टीच, हाउ टू मैनेज द करिकुलम एंड स्केड्यूल्स एंड ऑल। उसके बाद आता है शोध, रिसर्च, रिसर्च भी कर सकते हैं। रिसर्च, दो जने लगे हुए हैं, सेंटर और स्टेट, कहीं भी प्रॉब्लम फेस होगी दोनों मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम हमें आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड देन वी हैव करिकुलम डिज़ाइन, पाठ्यचर्या निर्माण, दोनों मिलके एक अच्छा सा करिकुलम बना रहे हैं जिसमें पूरे साल महीने का मेंशन है, तो इससे क्या होगा, डिले नहीं होगा एजुकेशन में, किसी भी बच्चे का टाइम ख़राब नहीं होगा। ये था। नाउ एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो वी हैव कंक्लूजन कि जो कॉन्करेंट स्टेटस था, एजुकेशन था, हमें उसकी ज़रूरत भी पड़ी। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या चीज़ें होंगी, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी पढ़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम कंक्लूजन देख लेते हैं। शिक्षा की समवर्ती स्थिति एक संतुलन व्यवस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर समानता और राज्य स्तर पर लचीलापन प्रदान करती है। जो हमारी शिक्षा की समवर्ती सूची है वो हमें बहुत ज़्यादा लचीलापन हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रदान करती है और समानता भी प्रदान करती है, जिससे कि हमें कहीं भी भेदभाव देखने को या फिर लचीलापन होने की वजह से असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यह पूरे देश में शिक्षा के समन्वय विकास को संभव बनाती है और समानता, गुणवत्ता, साक्षरता जैसे आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है, जिससे कि समानता, गुणवत्ता, साक्षरता और आधुनिकीकरण, मॉडर्निटी बढ़े, कोई भी पिछड़ा ना रह जाए और किसी के पास भी संसाधनों की कमी ना हो। कुछ चुनौतियों के बावजूद भारत जैसे विविध देश के लिए यह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। हमने बहुत सारी चुनौतियां फेस करी है, तो अब हम ये डिज़र्व करते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, जिससे कि हमारा जो देश है एजुकेशन के मामले में पीछे ना रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।